वेलकम स्टूडेंट्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं पवन द्विवेदी इजी फिजिक्स। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप वीडियो देखते रहें। 12th फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस 5वें लेक्चर में हम आज पढ़ने जा रहे हैं मीटर ब्रिज, उसकी वर्किंग और उसका डेरिवेशन यानी फार्मूला जिससे हम रेजिस्टेंस को निकालते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को निकालते हैं, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। आंकिक प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है। मीटर ब्रिज हमने ये बताया था आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रायोगिक रूप है। तो कैसे एपरेटस क्या होता है, इसको आज डिटेल में हम समझेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मीटर ब्रिज है क्या? जैसा कि मैंने बताया, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। पिछले वीडियो में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल आपने समझ लिया है और उसका डेरिवेशन भी निकाल लिया है। दो काम हम इससे कर सकते हैं, चालक का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है ये देखिएगा जरा। मीटर सेतु एक लकड़ी का एक पटला होता है। लैब से मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिमॉन्स्ट्रेट पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊं। अभी आपको यहाँ ये समझ लें कि लकड़ी के एक पटिए पर एक तार, यहाँ पर 1 मीटर का तार, मैग्नीन एक मिश्र धातु होती है और या कंस्टेंटेन, उसका तार ये जो प्लेट है, ये जो पटिया है, इस पे लगा रहता है। इसके साथ एक स्केल लगा रहता है, मीटर स्केल। 100 सेंटीमीटर तक उसमें चिन्ह अंकित रहते हैं, यानी 1 मीटर का स्केल। इसमें दो यहाँ 3 पत्तियां लगी रहती हैं, 2 ये एल आकार की, उल्टे एल आकार की, ये और एक तीसरी यहाँ पत्ती लगी रहती है तांबे की। और इन 3 पत्तियों के बीच में 2 रिक्त स्थान रहते हैं, 2 खाली जगह रहती हैं। एक ये Mn और एक ये XY। यहाँ Mn में हम प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये XY का जो रिक्त स्थान है, इसमें अननोन रेजिस्टेंस जिसका मान हमको निकालना है वो लगाया जाता है। यहाँ B और D के बीच में यहाँ एक D स्क्रू होता है, उससे एक तार निकाल के गैल्वेनोमीटर के एक सिरे को जोड़ दिया जाता है और दूसरे सिरे से एक जॉकी जुड़ी रहती है, जॉकी जो कि पेंसिल जैसी होती है, और उसको यहाँ पर जो A और C के बीच में तार लगा हुआ है, तार पर टच किया जाता है, जिससे हम बैलेंस कंडीशन, उसकी संतुलन की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह इसमें 4 रेजिस्टेंस हो गए। एक ये AB हिस्से का प्रतिरोध P कहलाता है, BC हिस्से का Q कहलाता है। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम नोन रेजिस्टेंस एक निकालते हैं R, और ये अननोन रेजिस्टेंस S होता है। एक्चुअली में ये कुछ इस तरह से होता है। आप इस एपरेटस को देख लें, ये आपको दिख रहा है, ये लकड़ी का पटिया है, इसमें ये स्केल लगा हुआ है, इसी के ऊपर एक तार कसा रहता है, ये A और C बिंदु हैं। यहाँ पर तांबे की ये पत्तियाँ कसी हुई हैं, यहाँ पे एक रिक्त स्थान है, यहाँ हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। दूसरा रिक्त स्थान ये है, यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध लगाया जाता है। ये बीच का एक स्क्रू है, इससे गैल्वेनोमीटर, जिससे हम धारा का मापन करेंगे, संतुलन की स्थिति ज्ञात करेंगे, उसे लगाया जाता है। और एक जॉकी होती है, एक की होती है पेंसिल जैसी, उसमें पीछे वो तार कस दिया जाता है और उस मीटर सेतु के तार पर टच करके हम संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं। लाइव प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आपको लैब में पता चलेगा, लेकिन अभी हम उसका सर्किट एक बार इस डायग्राम से आपको समझाए देते हैं। देखिए, ये है हमारे मीटर ब्रिज का डायग्राम। इसमें आप देख रहे होंगे, ये जो रिक्त स्थान है, ये वाला, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, ये प्रतिरोध बॉक्स, और यहाँ लगी हुई है की, और ये अननोन रेजिस्टेंस है, जहाँ X लिखा हुआ है वो S हम मानते हैं अननोन रेजिस्टेंस है। ये बीच का जो स्क्रू था D, उससे गैल्वेनोमीटर का एक तार आया और ये गैल्वेनोमीटर के एक पॉइंट से जुड़ गया। दूसरे पॉइंट से दूसरा तार निकल के ये जॉकी से जुड़ता है, जॉकी जिसको इस तार पे टच किया जाता है। ये A और C के बीच में तार है। अब यहाँ एक सेल जुड़ा रहता है A और C के बीच में ही। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने पढ़ा है कि एक विकर्ण में हम सेल और कुंजी जोड़ते हैं,
और दूसरे विकर्ण में हम गैल्वेनोमीटर और की जोड़ते हैं। तो गैल्वेनोमीटर की जो की है वो है हमारी ये जॉकी, और ये जो की है ये सेल की है। तो सेल जुड़ा हुआ है ए और सी के बीच में। सेल का यानी बैटरी एलिमिनेटर जोड़ सकते हैं आप। ये लेक्लांसी सेल होता है, संचायक सेल होता है। यहाँ का जो प्लस टर्मिनल है वो ए से और माइनस टर्मिनल सी से कनेक्ट रहता है की के थ्रू। जब की नॉब को लगाया जाता है, इस की को चालू किया जाता है, यानी इस वन वे की को हम चालू करते हैं तो सेल से धारा बहने लगती है। जब सेल से धारा बहती है तो ए से सी की ओर जब धारा बहती है तो हम कोई नोन रेजिस्टेंस, मान लीजिए 1 ओम का इससे निकाल लिए, मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। 1 ओम का हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल लिया। हम अब जॉकी से इस पर टच करते हैं, इस एसी तार पर, जो कि मीटर सेतु का 1 मीटर लंबा तार है, इसीलिए इसको मीटर सेतु कहते हैं क्योंकि 1 मीटर लंबा तार है। जब हमने 1 ओम रेजिस्टेंस इससे निकाला और जॉकी से इस पर टच किया तो गैल्वेनोमीटर में बीच में 0 होता है। आपको पता है गैल्वेनोमीटर में बीच में 0 और दोनों तरफ उसमें डिफ्लेक्शन होते हैं 10, 20, 30 या 5, 10, 15। तो जब हम गैल्वेनोमीटर 1 को ए साइड जॉकी को टच करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप लेफ्ट या राइट साइड जाता है, और जब हम सी के पास में टच करते हैं यहाँ तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन उल्टी तरफ जाता है। यदि पहले लेफ्ट साइड गया है तो अब वो राइट साइड जाता है, पहले राइट साइड गया है तो वो लेफ्ट साइड जाता है। इसका मतलब ये है कि बीच में जॉकी को टच करके हम यदि देखें तो एक ना एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर का कांटा डिफ्लेक्शन ना तो लेफ्ट साइड जाएगा ना राइट साइड जाएगा, वो 0 पे हमको लाना है। और जिस पॉइंट पे 0 हो जाएगा वो हमारी बैलेंस बिंदु मिल जाएगा, हमें संतुलन बिंदु मिल जाएगा। तो संतुलन बिंदु की दूरी हम नोट कर लेते हैं, वो लंबाई हमारी L होती है, और हम 100 में से घटा देते हैं, 100 सेंटीमीटर है ये, तो 100 माइनस L आ जाता है। तो इस तरह से बैलेंस कंडीशन हम निकालते हैं। पहले 1 ओम का प्रतिरोध निकाला, फिर 2 ओम से हमने बैलेंस कंडीशन निकाली, फिर 3 ओम से निकाली, ऐसे 3-4 बार हम करते हैं। और आगे डेरिवेशन हम करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ठीक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह इसका सिस्टम है। इसमें 4 प्रतिरोध हैं, जिसमें जो बैलेंस बिंदु यदि B है तो AB भाग का प्रतिरोध P है, शेष भाग जो बचा BC उसका प्रतिरोध Q है। जो हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, वो नोन रेजिस्टेंस है और ये अननोन है। अब ये 4 प्रतिरोध व्हीटस्टोन की तरह हो गए। देखिए A और C के बीच में सेल लगा है, यहाँ भी A और C के बीच में सेल लगा हुआ है और कुंजी लगी हुई है। B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है, यहाँ देख लीजिए B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है और कुंजी K2 है। K2 मीन्स ये जॉकी है जिसको हम यहाँ टच करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम डेरिवेशन निकालते हैं। हमने ये मान लिया कि इस A से संतुलन बिंदु B की डिस्टेंस क्या है, L है, स्मॉल l है। तो AB क्या होगा, स्मॉल l होगा। तो शेष जो BC बचेगा वो हो जाएगा नेचुरली 100 माइनस L, बिकॉज द लेंथ ऑफ AC इज 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर लंबा तार है, इसलिए इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। तो BC क्या आ गई, 100 माइनस L। तो हम ये मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध x है, मींस एकांक लंबाई का, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है, x है। तो P में L लेंथ का क्या होगा, L इंटू एक्स। Q का रेजिस्टेंस क्या होगा, Q रेजिस्टेंस क्या होगा, ये BC आई 100 माइनस L, तो 100 1 सेंटीमीटर का है x, तो 100 माइनस L सेंटीमीटर का होगा, 100 माइनस L इंटू एक्स। P और Q की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब हमने क्या करना, अब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत लगा देना। वो सिद्धांत क्या है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P की वैल्यू हमने रखना, तो वो क्या, LX। Q की वैल्यू 100 माइनस L इंटू एक्स, R अपॉन S। S फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, ये X से ये X क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। S हमको निकालना है तो S का पक्षांतर करेंगे तो R इंटू 100 माइनस L अपॉन L आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि आप करें तो इस तरफ आएगा R इंटू 100 माइनस L, इस तरफ आएगा LS, मीन्स S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। इसमें बैलेंस कंडीशन L की वैल्यू रख के हम S निकाल लेते हैं। 4 बार प्रैक्टिकल करते हैं त्रुटियों को दूर करने के लिए। 1 ओम निकाल के, 2 ओम निकाल के, 3 ओम निकाल के, 4 ओम निकाल के। प्रोसीजर तो और है, एक बार हमको
एस को यहाँ लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस को, दूसरी बार प्रैक्टिकल करते हैं तो एस को हम इस रिक्त स्थान में लगा देते हैं और आर बी को, ये दोनों की स्थितियां बदल देते हैं। फिर से प्रैक्टिकल करते हैं और एवरेज निकालते हैं तो हमें एस की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। ये तो एस निकल गया अननोन रेजिस्टेंस। अब यदि हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है तो यू नो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। हमने बताया था प्रतिरोध मुख्यतः दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, तार की लंबाई के समानुपाती होता है आर समानुपाती एल, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एल समानुपाती आर समानुपाती एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो कांस्टेंट हमने निकाला था, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल। आर मीन्स अननोन, यहाँ पर अननोन क्या है एस, तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा एस ए अपॉन एल। ए क्या है एरिया, और अनुप्रस्थ काट का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का एरिया, तो एस पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। तो यदि हम त्रिज्या निकाल लें स्क्रू गेज से और लेंथ हमारे पास है, तो ये इस फार्मूले में वैल्यू रख के हम एस पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, इससे विशिष्ट प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। यूनिट उसका ओम मीटर होता है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें मीटर वृत्त से निकलती हैं, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। पूरा प्रैक्टिकल हमारा सेकंड नंबर का प्रैक्टिकल 12th में है। फर्स्ट वाला ओम्स लॉ है जिसमें हम प्रतिरोध निकालते हैं किसी तार का, और दूसरा वाला मीटर वृत्त वाला है। ये प्रैक्टिकल आप करेंगे, लैब में आपको देखने को मिलेगा, और मैं कोशिश करूँगा आफ्टर लॉकडाउन जैसे ही स्कूल शुरू होता है तो जब ये प्रैक्टिकल होगा तो मैं लाइव इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको करूँगा, वीडियो लेकर आऊँगा, ऐसी मैं कोशिश करूँगा। तो अब इसके बाद मैंने जैसे कहा था न्यूमेरिकल करेंगे, तो 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो एनसीईआरटी के हैं इस चैप्टर में, तो वो हम करके देखते हैं, आप समझिएगा। एक पहला क्वेश्चन ये है कि एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, 4 ओम है। यदि इसे खींचकर दुगना कर दिया जाए, लेंथ को डबल कर दिया जाए, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। नेचुरली आपने पढ़ा है कि लंबाई को आप बढ़ाएंगे तो लंबाई के समानुपाती लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब कैसे निकलेगा ये देखते हैं। तो हमने ये मान लिया कि इनिशियल लेंथ ऑफ वायर इज L1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1, कैपिटल A1। तो इनिशियल एरिया क्या हो जाएगा R1 इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1, ये फार्मूला होता है, अभी अपन ने पढ़ा है। रो L1 अपॉन A1 ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये हमको क्या दिया है 4M, तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख लिया। अब क्या कर रहे हैं, तार को हम खींच के दुगना कर रहे हैं, तो लेंथ यदि डबल होगी तो तार हो जाएगा पतला, तार पतला हो जाएगा, उसकी रेडियस आधी हो जाएगी। यदि लेंथ को डबल करेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो लेंथ बाद की हमने L2 क्या कर दी 2L1, तो एरिया बाद का A2 क्या हो जाएगा इसका आधा, प्रारंभिक का इनिशियल का, तो A1/2। अब हम इसी इक्वेशन में R2 निकालें तो R2 क्या होगा बाद वाला, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, क्योंकि बाद की लेंथ L2 है और बाद का एरिया A2 है, लेकिन L2 की वैल्यू क्या है 2L1, तो पुट द वैल्यू ऑफ L2 हेयर एंड A2। तो L2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे आप, तो लिखेंगे 2L1, और A2 की जगह ये देखिए A1/2 दिख रहा है, तो यहाँ रखेंगे A1/2। अब आप इस 2 को ऊपर ले जाइए तो ये 2 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 4 रो L1 अपॉन A1। अब आप जानते हैं रो L1 अपॉन A1 की वैल्यू क्या है R1, तो 4R1 हो गया। ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से 4R1 यानी 4 गुना हो जाएगा। अब R1 की वैल्यू क्या दी है 4, तो 4 × 4 इज इक्वल टू 16। इन जनरल ये बात हुई कि यदि खींचकर दुगना करते हैं तो प्रतिरोध वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो खींचकर यदि दुगना करते हैं तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यदि ये हमको 5 दिया रहता तो ये 5 चौको 20 हो जाता, ये 3 दिया रहता तो 4 तिया 12 हो जाता। अल्टीमेटली कितना 4 गुना हो जाता है। यदि लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स आपको याद रखना है। निकाला कैसे वो आपको समझ। अब इसका एक उल्टा हम आंकिक प्रश्न करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। अब उल्टा क्या, ये देखिए क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है और इसे दोहरा करके आधा कर दिया गया, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब इसकी लेंथ हमने कम कर दी, लेंथ कम कर दी तो नेचुरली प्रतिरोध कम हो जाएगा, तार हो जाएगा मोटा।
और मोटा यानी क्षेत्रफल उसका अधिक, तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। जिसका क्षेत्रफल कम होता है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो देखिए कैसे होगा ये, वही हमने माना कि इनिशियल लेंथ L1 है और एरिया कितना है A1 है, तो ये पहला समीकरण वही आएगा, रो L1 अपॉन A1 इज इक्वल टू 4 ओम। अब हम क्या कर रहे हैं, दोहरा कर रहे हैं। दोहरा करके हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, मोटा हो गया वो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो हम L2 जो बाद की लेंथ है उसको आधा करेंगे, तो लिखेंगे L1/2, और बाद का क्षेत्रफल दुगना हो रहा है तो A2 लिखेंगे 2A1। अब हमारा इक्वेशन बन जाएगा बाद वाला प्रतिरोध R2 इज इक्वल टू रो R2 आएगा रो L2, ये यहाँ इक्वेशन होना चाहिए था R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, ठीक है, ये A2 जैसा अपन ने पिछले सवाल में किया था। अब रो तो रो ही रहेगा, L2 की वैल्यू क्या है, L1/2, तो L1/2 ये रख दी। A2 की वैल्यू क्या है, 2A1, A2 की वैल्यू क्या है, 2A1। तो यहां क्या हो जाएगा, जब इसको आगे करेंगे तो ये 1/4 रो L1 अपॉन A1। अब ये रो L1 अपॉन A1 क्या है, R1 है, तो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 R1। तो 1/4 R1 की वैल्यू क्या है, 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया तो 1 ओम आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि यदि दोहरा करके हम उसको आधा कर रहे हैं, यानी उसके क्षेत्रफल को डबल कर रहे हैं, तो प्रतिरोध 1/4 1/4 हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो आधा 1/4 यानी वो 1 आ गया। तो यदि खींच के लंबाई बढ़ाते हैं तो चौगुना होता है, और यदि दोहरा करके आधा करते हैं तो 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है और इस तरह से हम न्यूमेरिकल से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 0.2% बढ़ा दिया जाए तो इसके प्रतिरोध में कितने % का इंक्रीज होगा या परिवर्तन होगा, वो हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया कि प्रारंभिक लंबाई L1 है और क्षेत्रफल क्या है, A1 है। तार को खींचने के बाद लंबाई L2 है और क्षेत्रफल A2 है। जब लंबाई और ये क्षेत्रफल हमने माना और खींचा तो आयतन दोनों का समान रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि L1 इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1। तो A1 L1 क्या आएगा, कांस्टेंट, इसीलिए A2 L2 क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्षेत्रफल में यदि लंबाई का गुणा कर देते हैं तो वो आयतन हो जाता है। आप देखिए ना, R जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है L/A का, ठीक है। तो RA ये अपन रो लगाते हैं तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो L1A1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, L2A2। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये आयतन है, एक्चुअली में क्या है, ये आयतन है, क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा है। तो ये बराबर हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A1/A2, तो L2 के नीचे क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब प्रारंभिक क्षेत्रफल निकालें तो आएगा रो L1/A1, बाद का आएगा रो L2/A2। हम अब क्या करें, R2 में R1 का भाग दे दें, भाग देंगे तो जब हम इसका भाग देंगे तो R2 ऊपर आएगा, तो ये रो L2 और अपॉन A2 अपॉन रो L1/A2 आ जाएगा। तो इससे L2/L1 इंटू A1/A2 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको पलटाएंगे तो ये आएगा, तो A2 ऊपर चला जाएगा, तो L2 ये इस तरह से आएगा, रो L1/A1 और नीचे वाला पलट जाएगा तो A2 बाई रो L2। ये हम इससे कर रहे हैं R1/R2 से। यदि हम इसको पलट देंगे तो R2/R1 में R2 वाली संख्या ऊपर रहेगी, R2 वाली संख्या ऊपर रहेगी तो L2 क्या आएगा, ऊपर आएगा। इसमें L1 आ रहा है, मैंने 1 में 2 का भाग दिया, लेकिन इसको पलटा दें तो L2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और A1 ऊपर आ जाएगा। अब समीकरण 1 से A1/A2 जो यहां आया, इसकी वैल्यू क्या है, L2/L1।
तो ये L2 बाई L1 इंटू L2 बाई L1, तो L2 बाई L1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको ये दिया है कि 2% 0.2% इंक्रीज किया, तो 0.2% का मतलब होता है 0.2/100 L1। किसका, L1 का 0.2%, L1 के 0.2% का मतलब कितना इंक्रीज, L1 इंटू 0.2/100। इसको सॉल्व करें तो ये 100 का L1 में गुणा होगा, तो 100 L1 प्लस 0.2 L1 पूरे का बटे 100, 100 और 0.2 जुड़े तो 100.2/100 L1। इसका भाग देंगे 100 का तो 1.002 L1 आएगा। इसका मतलब है L2/L1 की वैल्यू आ गई 1.002। ये L2/L1 की वैल्यू आई। अब R2/N1 R2/R1 हमने निकाला था L2 बाई L1 का स्क्वायर, तो L2 बाई L1 हमारे पास क्या है 1.002, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो R2 बाई R1 1.002 का होल स्क्वायर, तो R2 बाई R1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1.004। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो R2 इज इक्वल टू 1.004 R1, ये वैल्यू आई। अब प्रतिरोध में इंक्रीज रेजिस्टेंस में कैसे निकलेगा, R2 माइनस R1, कितना प्रतिरोध बढ़ा, बाद का माइनस पहले का, बटे R1 इंटू 100% में निकालना है अपने को, तो R2 माइनस R1। अब R2 की वैल्यू हमारे पास ये है, हम ये यहाँ रख देंगे 1.004 R1 माइनस R1 अपॉन R1, तो 1.004 में से ये R1 कॉमन आ गया, 1 घट गया, मतलब 1 घटा तो 0 पॉइंट, और R1 से R1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको कॉमन निकालेंगे R1 को, तो R1 से R1 क्या होगा, कैंसिल हो गया, और 1.004 में से 1 माइनस हुआ तो 0.004 इंटू 100 यानी 0.4% इंक्रीज होगा।